हेलो, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब मजे कर रहे होंगे। कारण क्या है कि मस्त पढ़ाई में भी एक मजा है। मैंने कहा था कि किताब में जो नशा है वो हमेशा आपको लाभ देने वाला नशा है। तो जो सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर के केंद्र से प्रत्येक दिन जो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का और अन्य पेपर जैसे सहारा हो गया, इसका सहारा लेते हुए जो करंट अफेयर्स हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से ला रहे थे, यूट्यूब के माध्यम से ला रहे थे। आज हम आपको 27 मार्च 2023 का करंट अफेयर से अवगत कराएंगे। लेकिन आपको पता ही है कि मेरा पहला जो थोड़ा सा मैं बदलाव किया अपने आप में कि जो करंट अफेयर्स का शुरुआत हम लोग कर रहे थे उसमें किसी न किसी का कोई ना कोई कोटेशन से हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कोटेशन से करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। और आज एक चीज बदलाव दिखाई पड़ेगा कि हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करो इनाम पाओ, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन आप पीटी का सॉल्व करिए और सारथी फॉर सिविल सर्विस से इनाम पाइए। आपको मैं क्वेश्चन सेशन भी कराऊंगा। प्रत्येक दिन आपको यूपीएससी का एक क्वेश्चन, प्री का, यूपीपीसीएस का और बीपीएससी का एक क्वेश्चन जरूर होगा प्री के दृष्टिकोण से। एक क्वेश्चन मेंस का होगा और एसए का भी हो। और कल के डेट में आपको क्या करना है कि अपने कमेंट सेक्शन में जाके उसका आंसर क्या करना है, कमेंट करना है। अगर आप जीत गए तो निश्चित है कि सारथी फॉर सिविल सर्विस आपको पुरस्कृत करने का कार्य करेगा। बात समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग गांधी जी को याद करते हैं। आइए, गांधी जी ने कहा, जो हमारा स्लोगन है कि गांधी जी का स्लोगन कि लोकतंत्र के कार्य करने के लिए, अगर हम लोग डेमोक्रेटिक का बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के कार्य करने के लिए वास्तव में तथ्यों का ज्ञान आवश्यक नहीं है बल्कि उचित शिक्षा आवश्यक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि लोकतंत्र अच्छे तरीके से तभी कार्य करेगा कि केवल आपके पास केवल तथ्य का ज्ञान नहीं चाहिए, केवल वास्तव में तथ्यों का ज्ञान आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको उचित शिक्षा आवश्यक है। जब आपको उचित शिक्षा मिल जाएगा तो लोकतंत्र को भी समझ सकते हैं, अपने अधिकार को भी समझ सकते हैं और कर्तव्य को भी समझ सकते हैं। तो इस लाइन को आप एस्से में कोट कर सकते हैं, कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं अपने जीवन में, या कहीं भी आप चाहेंगे तो इसका यूज कर सकते हैं। अब इसी कोटेशन के साथ लोकतंत्र की भूमि, भारत भूमि से जो हमारा न्यूज निकल के आ रहा है वह दिल्ली के सारथी फॉर सिविल सर्विस केंद्र से आ रहा है और यह पूरे सारथी टीम के द्वारा दिया जा रहा है। हमारा पहला न्यूज है 27 मार्च 2023 का। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है, तो इसको देखेंगे। ठीक है। दूसरा है चुनाव सुधार और आयोग से रिलेटेड, ये मेंस का आपको निर्धारित किया है। तीसरा, मनरेगा में बढ़ोतरी, अभी जो नया आया है 23-24 वित्तीय वर्ष में, उसमें मनरेगा में कई सारे राज्यों का सबसे ज्यादा, और पूछे कि किस राज्यों में मनरेगा मजदूरों को पैसा दिया जा रहा है, मजदूरी दिया जा रहा है, तो बताना है कि हरियाणा सबसे अधिक, हरियाणा में मजदूरों को दिया जा रहा है। तो यह चीज आपको मनरेगा से संबंधित डाटा था। अगला था, अभी कई बार से न्यूज चल रहा है, इसरो द्वारा 36 सैटेलाइट का प्रक्षेपित करना और एलियो में, तो यह भी न्यूज चर्चा में बना हुआ है। तो यह न्यूज था 27 मार्च को, तो इसको भी हमने आपको साइंस एंड टेक के दृष्टिकोण से इसको लाने का काम किया। एक और आर्थिक पेज पर जाएंगे तो 1 अप्रैल से पान मसाला और सिगरेट, अगर पान मसाला खाते हैं, सुर्खी चुना, तो याद रखिएगा, और सुट्टा मारते हैं तो यह भी याद रखिएगा कि आपको पॉकेट से क्या करना होगा कि थोड़ा सा बर्डन लेना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि भाई आप ये जो पान मसाला खाने वाले लोग हैं, सिगरेट पीने वाले लोग हैं, और आपको पता ही है कि किसी भी चीज का लत खराब भी होता है, किसी भी चीज का, और ये तो नशा में ही आता है। भारत, आपको पता होगा कि हेल्थ के प्रति हम लोग कितने जागरूक है, कितना जागरूकता कम है कि हम लोग दिन भर पान गुटखा सिगरेट मारते रहते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं, और ये जीवन फिर हमको दोबारा हम लोगों को मिलने नहीं जा रहा है। इसलिए, और किसी भी आसपास में, कोई भी परिवार में हो सकते हैं, आपके आसपास में हो, तो कृपया अपने स्तर से उन्हें समझाने का काम करें। जब मौका मिले, कोई मित्र हैं, कोई भी हो, तो कि भाई अपना नशा छोड़ दीजिए। एक प्रयास करने की आवश्यकता है, और हम लोग, हर आदमी अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करे तो काम बेहतर हो सकता है, अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो ये रिजल्ट इसमें था कि सिगरेट और पान मसाला पर 51% और 100% सेस लगेगा। यहाँ हमको, ये तो न्यूज के साथ साथ आपको सेस किसे कहते हैं, सेस का क्या अर्थ होता है, और सरचार्ज का क्या मतलब होता है, 2 वर्ड मिलेंगे और दोनों का हमने डिफिनीशन क्लियर करने का काम किया है, यह भी जानकारी मिल जाएगा।
अब आया कि भारत में अभी जो डाटा आया है कि कुल बिजली उत्पादन में कोयला से कितना उत्पादन हो रहा है, उसका परसेंटेज क्या है, उसका टोटल मेगावाट कितना है यह भी, और नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी का कितना है, पनबिजली का क्या है। तो यह भी डाटा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाता है। एक और था IMF के निदेशक, यह भी चर्चा में था, तो यह भी आपको याद रखना चाहिए, फैक्चुअल डाटा था। एक और आपका छोटा सा होंडुरास और ताइवान। यह क्या हुआ है कि ताइवान, जो आपको चाइना और ताइवान विवाद देखते हैं, वहां पे देखेंगे कि होंडुरास ने क्या किया है कि उनसे अपना सारा संबंध तोड़ के चाइना से संबंध स्थापित किया। अब केवल मात्र वेटिकन सिटी के साथ 13 ऐसे देश हैं जिन्होंने चाइना को स्वीकृति दे रखा है या मान्यता दे रखा है। तो यह भी डाटा आपके न्यूज में थे। इतने सारे डाटा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी था। अब हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन सेशन। आज का जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, पीटी मेंस, एसए के दृष्टिकोण से जो आपका प्रश्न है, हम लोग उसी पर बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए है। जो यूपीएससी के स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं वह कृपया प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करिए, इनाम पाइए। हम लोग का यही सारथी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा जो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगर आप क्वेश्चन सही आंसर देंगे तो सिविल सर्विस, जो सारथी फॉर सिविल सर्विस है, वह पुरस्कृत करने का काम करेगा अपने टीम के माध्यम से, और खासकर राकेश सर के माध्यम से। समझ रहे होंगे, क्योंकि इनके सी सेट के बिना और डीआई के बिना आप क्या हैं, अधूरा हैं। समझ में आ रहा होगा ना। कुट 1 क्या, कुट 1 2 ठीक है। कुट मतलब वैसा बनाया गया। इस बार जो है यूपीएससी का जो 22 वाला पेपर दिया है ना, ठीक है, 2 कुट सही 1 कुट सही, थोड़ा सा केवल 1 केवल 2 जो करता था उसको हटा दिया। अब हम लोग का पहला प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है, भारत के संविधान में वर्णित, पहला हमारा हेडिंग है भारत, यूपीएससी वाले लोग के लिए, संविधान में वर्णित प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग जितने यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, यूपीपीसीएस के स्टूडेंट हैं, बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर केंद्र से इनाम पाने का काम करेंगे। तो पहला प्रश्न है, क्या है भाई स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कि सरकार द्वारा संचित निधि से रकम निकासी की मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक को विनियोग विधेयक कहा जाता है। ये आपको मैंने चर्चा किया था। तो यह पहला स्टेटमेंट है कि सरकार द्वारा संचित निधि से रकम निकासी की मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक को विनियोग विधेयक कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। स्टेटमेंट नंबर 2, हमारा जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है कि आकस्मिक निधि से वित्त निकासी के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होगा। दूसरा स्टेटमेंट आप जज करेंगे सही है, राइट है या रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम अध्यक्ष हनुमंतया को नियुक्त किया गया था। हनुमंतया को नियुक्त किया गया था। आपका 3 स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। अब यहां कहा गया है कि असत्य, सत्य नहीं, आपको असत्य चुनना है कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। बात समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ लिखा है यहाँ कूट में लिखा है, ए में कूट 1 असत्य है, बी कि एक ही कूट असत्य है, बी में लिखा है 2 कूट 2 मतलब 2 कूट असत्य है। यहाँ पे समझिएगा कि 2 कूट असत्य है, 2 कूट असत्य है। यहाँ पे 3 कूट मतलब 3 कूट असत्य है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 कूट असत्य है। इसमें का तीनों कूट असत्य है। चौथा कि कोई भी कूट सही नहीं है। बात समझ रहा होगा, कोई भी कूट ऐसा लिख दिए। चौथा कि कोई भी कूट गलत नहीं है, या ठीक है, कोई भी कूट सही नहीं है। इसी में से आपको जज करना है कौन सही है और कौन गलत है। यह पहला प्रश्न है यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए। दूसरा, बढ़ते हम लोग दूसरे तरफ। दूसरा जो आपका प्रश्न है यूपीपीसीएस के दृष्टिकोण से, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह 3 स्टेटमेंट है। पहला है अजय बैंगा 20 बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए। पहला स्टेटमेंट, अजय बैंगा को 20 बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। दूसरा,
2023 में टाइगर प्रोजेक्ट ने 50 वर्ष पूरे किया है, 50 वर्ष पूरा किया है, यह भी दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुई थी। 3 स्टेटमेंट है। पहला कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बेंगा को बनाया गया है, एक। दूसरा कि 2023 में टाइगर प्रोजेक्ट जो 1973 में शुरू हुई थी वह उसने 50 वर्ष पूरा किया है, दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुई थी। अब इसमें है कि कूट में देखिए ये पूछा है, सही पूछा है, ध्यान रखना है सही। तो कूट में ए में है केवल 1 सही, बी में है 1 और 3 सही, डी में है सॉरी सी में है, बी में देखिएगा 2 और 3 सही, सी में है 1 और 3 सही, और डी में है सभी कथन सही। तो ये आप यूपीपीसीएस के दृष्टिकोण से सॉल्व करते चलिए। तीसरा जो हमारा प्रश्न है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के दृष्टिकोण से, हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न आपके बोर्ड पर है, सामने है, और आप जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी कैसे खिलाते हैं, देखे ही हैं। उसी तरीके से आप थोड़ा सा एंटरटेन क्योंकि कराना जरूरी था, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा पूरे टीम का सुझाव आया कि थोड़ा सा बदला जाए, और कुछ स्टूडेंटों का भी सुझाव था। ऑलवेज वो मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, लिख रहे हैं, कल उन्होंने मिला और मिलने के बाद उनका सुझाव था कि सर थोड़ा सा और प्रयास किया जाए अच्छे तरीके से। तो 69th बीपीएससी पीटी के दृष्टिकोण से हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। ए में है आपका प्रीतिंकर दिवाकर, बी में है रमा सिन्हा, सी में है के विनोद चंद्रन, और डी में है कुमार अशोक। मैंने डी तक ही रखा है क्योंकि ऐसा आदेश आया। अब हो सकता है कि आपको ई पर नहीं जाना पड़ेगा। याद रखिएगा कि 1/4 इसमें हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव है। तो आज पहला क्वेश्चन है, अभी आपका निगेटिव से कोई दिक्कत नहीं है, आप पहला क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन सेशन, समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं हम लोग मेंस की तरफ, क्योंकि साथ में दोनों करते चलना चाहिए आपको। और मैं आपको क्या करूंगा कि कल जो है कोशिश करूंगा कि एक प्रश्न का मॉडल आंसर बता दूं कि क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। तो थोड़ा सा आपको मॉडल आंसर में क्या होगा कि आप उसी को फॉलो करते हुए आप प्रयास करते चलेंगे। बात समझ आ रहा होगा। मेंस की तरफ जब हम चलेंगे तो मेंस का जो हमारा प्रश्न है बिम्स्टेक चर्चा में है, तो बिम्स्टेक से रिलेटेड हमने क्वेश्चन आपको बिम्स्टेक था चर्चा में, तो इसलिए मैंने कहा कि बिम्स्टेक आज हो कल हो, न्यूज से मतलब नहीं कि आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, हम बताएंगे न्यूज क्या है कब है आपका, आप पढ़ चुके हैं। मेरा जो क्वेश्चन है बिम्स्टेक देशों के उद्देश्यों की चर्चा करे तथा स्पष्ट करे कि क्या यह संगठन सार्क का स्थान लेने में सफल रहा। 10 नंबर पर अभ्यास कर सकते हैं, 15 नंबर पर अभ्यास कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर से समझिए कि बिम्स्टेक देशों के उद्देश्यों की चर्चा करे तथा स्पष्ट करे कि क्या यह संगठन सार्क का स्थान लेने में सफल रहा। बात समझ में आ रहा होगा, ये था। अब आते हैं एस्से में। एस्से में कौन कौन टॉपिक न्यूज के दृष्टिकोण से उपयोगी था। तो भारत में सड़क हादसे, एस्से में हमारा जो टॉपिक है हमने निर्धारित किया है भारत में सड़क हादसे समस्या और समाधान। आप इसको क्या करें, समस्या और समाधान, एक एस्से ये है। दूसरा है भारत में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाएं एवं इसका निदान, साइबर सुरक्षा से रिलेटेड है आपका दूसरा एस्से, जो भारत में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाएं एवं इसका निदान। यह दो आपका एस्से, एक आपका जीएस के दृष्टिकोण से था, दूसरा आईआर सेगमेंट था, और दो क्वेश्चन हम लोग एस्से में देखने का काम किए हैं। तो ये आप नए स्टाइल से थोड़ा सा इसको करने का काम करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले तरफ, न्यूज की तरफ। अब हमने पहला 27 मार्च का न्यूज था, हमने बार बार कहा कि खेलोगे नहीं तो खिलोगे नहीं, यह ऐसा कहा गया हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कि खेलोगे नहीं तो खिलोगे नहीं। आज देश के सारे जो खिलाड़ी हैं सभी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप जितने भी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी के स्टूडेंट हैं वो अपना इस डायमेंशन में मेहनत करिए कि अगर ये जीत रहे हैं, स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल ला रहे हैं, तो आप यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में और बिहार और वनडे एग्जाम में एक बार में गोल्ड लेने का काम करें। बात समझ आ रहा होगा। तो आते हैं हम लोग की न्यूज क्या था 27 तारीख से, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप।
इसमें हमारे देश की 4 बेटियों ने क्या की है कि इसने स्वर्ण दिलाने का काम की है। तो पहला क्या है, पीछे भी 2 हमने लिखा है तो ध्यान रखना है। पहला जो है नीतू घनघस, पहला जो नाम है आपका नीतू घनघस, याद रखिएगा पहला नाम है, जीती है स्वर्ण मेडल और स्वर्ण 48 किलो भार में लाई है स्वर्ण। हराई है किसको, लतसाई खान को। किसको हरा दी, लतसाई खान को। और लतसाई खान कहाँ की है, तो मंगोलिया की है। यह पहला याद रखना है, नीतू घनघस साहिबा को। दूसरा जो देश की दुलारी है, ताकत है, हिम्मत है, जो कहिए कम नहीं है, स्वीटी बूढ़ा। देश की सारी बहनें हमारी जो है, बेटियां जो है, वह बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ बेकार है। तो उन्हें सशक्त और समृद्ध करना हर भारतीय, हर भाई, हर बेटा का कर्तव्य होता है कि उसे सशक्त और समृद्ध करे, शिक्षित करे। तब जाके 50% पे वो जब आ जाएंगी तो हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़ने का काम करेगा। तो हमारा दूसरा न्यूज था, दूसरा जो हमने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 23 में स्वर्ण दिलाने का काम की है, स्वीटी बूढ़ा। यह जो है 81 किलोग्राम भार में, 81 किलोग्राम भार में स्वर्ण लाई है। चीन को देखिए, जो हमारा दुश्मन है, याद रखिएगा, तो सबसे घटिया है हमारा पड़ोसी में कौन है, पाकिस्तान से भी ज्यादा दुश्मन कौन है, तो आपको याद रखना चाहिए कि चाइना है। चाइना को हराना, वागलीना, जो वागलीना है उसको पराजित की है, ये वागलीना है चीन की। तो स्वीटी बूढ़ा को याद रखना है। तीसरा है निकहत जरीन, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह निकहत जरीन जो है दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लाई है। देखिए 2 बार स्वर्ण पदक दिलाने का काम की है। तो कैसे भाई, तो एमसी मैरी कॉम के बाद ये दूसरी ऐसी मतलब खिलाड़ी हैं जिसने भारत को सोने का तगमा दिलाई है। समझ में आ रहा होगा। तो निकहत जरीन को याद रखना है 50 किलो भार में। और हराई किसको, वियतनाम को। वियतनाम की जो खिलाड़ी है एनगुएन थी तान, एनगुएन थी ताम, थी ताम, याद रखिएगा, एनगुएन थी ताम है वियतनाम से। तीसरा खिलाड़ी। चौथा जो खिलाड़ी है लवलीना बोर्गोहाई, याद रख लीजिएगा, लिखा हुआ है लवलीना बोर्गोहाई। यह भी स्वर्ण पदक जिलाई है और 75 किलो भार में। लेकिन ये किसको पराजित की है, ऑस्ट्रेलिया की है कैटलिन पार्कर, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की है कैटलिन पार्कर। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब हमने 2 डाटा यहाँ पे और लिखा कि एमसी मैरीकॉम के बाद 2 बार स्वर्ण जिताने वाली जो है निकहत जरीन है। कौन है, निकहत जरीन है, यह आपको हमने पीछे ही बताया है। अगला जो है लवलीना क्या की है कि विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 8वीं भारतीय मुक्केबाज है। पूछेगा कि 8वीं भारतीय मुक्केबाज कौन बन गई है, तो लवलीना बोर्गोहाई, याद रखिएगा। ऐसे लवलीना को भी याद रखेंगे, लवलीना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई विश्व चैंपियनशिप में हमें स्वर्ण पदक दिलाने की काम की है। ये डाटा आपको याद रखना ही चाहिए, खासकर यूपीपीसीएस, बीपीएससी और वनडे एग्जाम और यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं कि आप कॉमनवेल्थ से, या फिर देखेंगे कि एक आध 2 क्वेश्चन अब क्या किया है कि खेल से रिलेटेड पूछा गया है, तो यहां भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस टेबुलेशन को आप याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले न्यूज की तरफ। अगला जो न्यूज है, हमने कहा इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने क्या किया है कि काफी उड़ान भरने का काम किया अंतरिक्ष के क्षेत्र में। आपको पता ही होगा कि ऐसा भी समय आया था कि रसिया ने क्या किया, अमेरिकी प्रेशर के कारण, कि क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था। हम क्या है कि हमारे जो साइंटिस्ट, हम लोग बजरंगबली हैं, भारत के साइंटिस्ट लोग क्या होते हैं, बजरंगबली होते हैं। एक बार जब उनको जगा दिया गया तो फिर कोई भी चीज है कि जिसका रिसर्च कर सकते हैं, अच्छे चीज से बना सकते हैं। इसरो का जो न्यूज है, इसमें इसरो ने क्या किया है कि 36 सैटेलाइट को एलईओ में स्थापित किया है। न्यूज यही है, लेकिन अब इसके न्यूज के हम अंदर जब देखेंगे तो क्या क्या है कि इसरो ने अपने जो प्रक्षेपण यान है, रॉकेट है हमारा LVM-3 रॉकेट से, ब्रिटेन की एक कंपनी है वनवेब, क्या नाम है, वनवेब कंपनी है, इसके 36 उपग्रहों को क्या किया है इसरो ने कि अंतरिक्ष में स्थापित करने का काम किया है। पहला लाइन 36, लेकिन एक और 36 पहले हो चुका है, 2 अभी 36 हुआ और पूर्व में एक 36, यानी कि टोटल 72, याद रखना है, टोटल 72। इस कंपनी का, वनवेब कंपनी जो है ब्रिटेन की जो कंपनी है, इसका टोटल 72 उपग्रहों का
प्रक्षेपण इसरो के द्वारा किया गया। तो अभी तत्काल क्या किया गया है कि 36 का सेट था एक। दूसरा हमने कहा वनवे ग्रुप कंपनी ने पृथ्वी की निचली कक्षा में एलियो में 72 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो को जो हमारी वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने क्या किया था कि वनवेब के साथ करार किए हुए था कि देखिए हम आपके 72 उपग्रहों को एलियो में निचली कक्षा में क्या करेंगे कि प्रक्षेपित करेंगे। ध्यान रखना है, तो पहली बार इसका मतलब है कि 36 पहले प्रक्षेपित हो चुका है, दूसरी बार यह 36 प्रक्षेपित हुआ है। अब क्या हुआ कि इसको देखेंगे कि पहली बार जो है अक्टूबर 2022, याद रखिएगा इस कंपनी के पहले 36 सैटेलाइट, ध्यान रखना है डेट पर 23 अक्टूबर 2022 को, याद रखना है कब, 23 अक्टूबर 2022 को प्रक्षेपित किया गया था। किसका? वनवेब कंपनी का पहला जो 36 उपग्रह इसरो ने भेजा एलियो में, वह 23 अक्टूबर 2022 को। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और फिर अभी हम लोग क्या किए, फिर 36 को भेज दिए, यानी कि 72 हो गए। अगला लाइन है NVM3 या वनवेब इंडिया 2, मतलब दूसरी बार मिशन को पूरा कर लिया है इसने। हम जो प्रक्षेपण यान है हमारा, उसने हमने दूसरी बार क्या किया, इसको पूरा कर लेने का काम किया है। ठीक है, अब हो गया कि वनवेब द्वारा पृथ्वी के कक्षा में स्थापित उपग्रहों की संख्या बढ़कर 616 हो गया। टोटल इनका कितने उपग्रह हो गए, 616 हो गया। तो यह भी डाटा आपको याद रखने की जरूरत है। तो यह था आपको उपग्रह से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड था, प्रक्षेपण यान से था, इसरो से रिलेटेड था। इसलिए मैंने आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का काम किया और उसके जितने डाटा आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है उसे मैंने लाने का काम किया है। और एग्री होंगे इस बात से। बढ़ते हम लोग अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज क्या है, 1 अप्रैल से, अभी जो 1 अप्रैल आने वाला है, अगर 1 अप्रैल से क्या होगा कि अगर पान मसाला चबाइएगा, 1 अप्रैल से पान मसाला व सिगरेट पर 51 से लेकर 51% और 100% जीएसटी सेस उपकर लगेंगे। जो लोग भी पान मसाला खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो उनसे क्या है कि अगर विद्यार्थी में अगर यह गुण आ गया है तो प्लीज आप सबको मेरे तरफ से हार्दिक मतलब रिक्वेस्ट है सहृदय से कि कृपया इस तरह का कोई भी नशा पान न करें। एक दूसरा कि आपके परिवार में या फिर आसपास में कोई मित्र हैं, कोई छोटे बच्चे हैं, तो अपने स्तर से कोशिश करना है कि उन्हें मोटिवेट करना है कि बाबू यह गलत है, यह इस प्रकार के नशा पान न करें, क्योंकि इससे हम हारते हैं तो हमारा परिवार हारता है, और हम सेहत से गिरते हैं, सभी मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं। तो अगर आप सेहत से गिर जाएंगे तो आपका परिवार कमजोर हो जाएगा, और आप जो सपना देख रहे हैं सिविल सर्विस, कलेक्टर बनने का, एसपी बनने का, एसडीएम डीएसपी बनने का, वह आपके लिए लेट हो जाएगा। आप क्योंकि स्वस्थ कहा गया है कि स्वस्थ मन जो होता है उसी में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। समझ में आ रहा होगा। इसलिए इतना छोटा सा जरूर प्रयास करें अपने समाज के दृष्टिकोण से और अपने परिवार के दृष्टिकोण से कि एक तो इसमें क्या हुआ है कि सरकार का कहना है कि अब आपको शेष अधिक देना पड़ेगा जो भी खुदरा इकाई में आप खरीदेंगे। तो देखते हैं न्यूज क्या है कि लोकसभा में पारित वित्त विधेयक, हमने कहा था कि वित्त विधेयक जो पारित हुआ 2023 वह आर्टिकल 117(1)(2) का आधार बना के ही वित्त विधेयक पारित किया जाता है, को आधार बना। तो इसमें क्या हुआ कि बजट में संशोधन करते हुए, इस बार बजट में फिर से जो आम बजट था उसमें संशोधन करते हुए अब क्या किया गया है कि पान मसाला पर अधिकतम जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये बताएंगे कि सेस क्या होता है। ठीक है, प्रति इकाई खुदरा मूल्य पर 51% लगेगा, आप अधिक शेष लगेगा। समझ में आ गया होगा। दूसरा, तंबाकू उत्पाद या सिगरेट पर शेष की अधिकतम खुदरा मूल्य कितना प्रतिशत होगा, 100%। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो शेष अब आपके 100% लिए जाएंगे। तो यह दोनों डाटा था और यह डाटा को ध्यान दिलाना जरूरी था, क्योंकि यह कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भले ही उपयोगी है लेकिन भारत में सेहत के दृष्टिकोण से काफी नुकसानदायक है। तो ये डाटा था। अब आया दो टर्मिनोलॉजी आया कि सर शेष मतलब उपकर क्या होता है और सरचार्ज क्या होता है, अधिभार क्या होता है। यह दो टर्मिनोलॉजी को हमने क्लियर किया है। तो कोई आपसे पूछ दे कि शेष क्या कहते हैं, तो शेष का मतलब हो या उपकर का मतलब होता है कि किसी खास उद्देश्य के लिए टैक्स के ऊपर लिया गया टैक्स, किसी खास उद्देश्य, जैसे मान लीजिए कि शिक्षा का उद्देश्य, तो यह जो आपका शेष लगेगा आपके ऊपर, वह जो शेष होगा वह शिक्षा पर ही खर्च होगा। जिस उद्देश्य से लिया जाएगा उसी उद्देश्य पर खर्च किए जाएंगे।
दूसरे कार्य के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, यह ध्यान रखिएगा। अब ये तो शेष समझ गए होंगे। कोई पूछेगा कि शेष क्या है? टैक्स के ऊपर टैक्स लेने वाला, टैक्स के ऊपर टैक्स लिया जाता है, लेकिन किसी खास उद्देश्य से। वह शिक्षा भी हो सकता है और स्वास्थ्य भी हो सकता है, और उसी पर यह जो शेष या उपकर है खर्च किया जाता है। एक शेष समझ गए होंगे। दूसरा आपसे पूछ दे कि भाई सरचार्ज क्या होता है, अधिभार क्या होता है? यह भी टैक्स के ऊपर टैक्स है। यह भी आपको अधिभार क्या है कि टैक्स के ऊपर ही टैक्स है, लेकिन यह किससे लिया जाता है? जिनका इनकम सबसे अधिक होता है। जिनका इनकम क्या होगा? यह ऊंची आमदनी वाले लोगों से अधिभार यानी सरचार्ज लिया जाता है, और इस पैसा को आप किसी भी उद्देश्य के लिए सरचार्ज से प्राप्त पैसा को किसी भी उद्देश्य के लिए खर्च कर सकते हैं। तो यह दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। शेष किसे कहते हैं और सरचार्ज किसे कहते हैं? क्लियर हो गया होगा, हम आसानी से मैं बता रहा हूं। अगला जो हमारा न्यूज है, मनरेगा में मजदूरी वृद्धि। आपको पता होगा कि यह रोजगार गारंटी स्कीम है और यूपीए की सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था 2005 में। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, पूर्व प्राइम मिनिस्टर साहब मनमोहन सिंह थे, बात समझ में आ रहा होगा। तो उनका एक सराहनीय योगदान था। हमें याद है कि रघुवंश बाबू ग्रामीण मंत्री थे, ठीक है। तो यह डाटा आपके लिए, यह न्यूज में था, लेकिन कई सारे पृष्ठभूमि के डाटा हमने इसमें लिंक किया है, समझ में आ रहा होगा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, इसका जो है 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित कर दिया गया था 2005 से। 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम किया गया था नरेगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आया कि इसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से रोजगार गारंटी स्कीम को लाया गया था। तो इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के परिवार में के लोगों को जो अकुशल श्रम के रूप में, कुशल नहीं अकुशल श्रम करने वाले लोगों को वर्ष में 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी देना। कोई पूछेगा कि मनरेगा या नरेगा का क्या उद्देश्य है, तो सीधा बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार में ऐसे व्यक्ति जो अकुशल श्रमिक है, उन्हें वर्ष में 100 दिनों का कार्यों के लिए गारंटी देना। यहां तक क्लियर हो गया है। अब क्या किया गया है कि नया इसमें डाटा इजाद किया गया, जो न्यूज में था, कि मजदूरी दरों में क्या किया गया है कि बदलाव कर दिया गया है। और बदलाव करने का जो मूल स्ट्रक्चर है वह मनरेगा अधिनियम, यह बदलाव हुआ है कि अधिसूचना मनरेगा 2005 की धारा 1 के तहत बदलाव किया गया है कि पहले जो मजदूरी मिल रहा था मनरेगा के अकुशल श्रमिकों को, अब अधिक मजदूरी दिया जाएगा। यह था डाटा आपका। अब आते हैं कि इसमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो कोई पूछे कि सर सबसे अधिक कौन सा राज्य है जो अपने यहाँ अकुशल श्रमिक मनरेगा मजदूरों को मजदूरी दे रहा है, तो पहला आपको बताना है कि सर हरियाणा है। कौन है? हरियाणा है, जो 357 रुपया आप अगर काम करते हैं वहां तो मजदूरी के रूप में 357 रुपया मिलेगा एक। और पूछिए सबसे कि सबसे कम कहां मिल रहा है 23-24 में। 23-24 का डाटा हम कहां का बता रहे हैं? 2023-24 का बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। 2023-24 में पूछ दे कि 2023-24 में कौन से राज्य हैं जहां की मनरेगा मजदूरों की मजदूरी सबसे कम है, तो बताना है कि सर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। यहां पे आप जाएंगे तो 221 रुपये ही मिलते हैं वहां के मजदूरों को। ये निर्धारित किया गया है क्योंकि 204 से 21 किया गया है, पिछले वर्ष के तुलना में 204 से 221 कर दिया गया है। तो यह भी ध्यान रखने की जरूरी है कि कोई पूछेगा कि मनरेगा मजदूरों को सबसे कम कौन सा राज्य दे रहा है, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ दे कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि किस राज्य में किया गया है, तो आपको जवाब देना चाहिए कि सर राजस्थान में। कहां? राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि किया गया है। प्रतिशत वृद्धि अगर कोई पूछ दे कि 23-24 में आपको मनरेगा के मजदूरों में सबसे अधिक वृद्धि मजदूरी में कहां किया गया है, तो बताना है कि राजस्थान के मनरेगा मजदूरों में। कितना भाई? तो 23-24 में था यह 231 रुपया, लेकिन आपको 22-23 में था 231 रुपया। अब क्या किया गया है कि इसे बढ़ाकर 255 रुपए कर दिए गए हैं। तो यह भी डाटा आपको याद रखना चाहिए और ये सब आप एस्से में भी यूज कर सकते हैं। अब हमने कहा कि बिहार और झारखंड
के जो मनरेगा मजदूर हैं उनके मजदूरी में 9% वृद्धि की गई है। 9% वृद्धि है तो 9% याद रखिएगा, क्योंकि पिछले वर्ष में यह 210 रुपया था। अब क्या किया गया है कि बढ़ाकर आप देखेंगे कि बिहार झारखंड में 227 रुपया किया गया है। तो अब टेबुलेशन देखते हैं कि 22-23 में कितने थे और 23-24 में कितना बढ़ाया गया है। अब बिहार चलिएगा तो 22-23 में हमारे मनरेगा भाइयों को, जो मजदूर भाई हैं हमारे बिहार के, उसमें महिलाएं भी और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं, उन्हें 210 रुपया मिल रहा था। अब क्या हुआ है कि अब उन्हें 227 रुपया मिलेंगे, याद रखिएगा। झारखंड में भी हम दोनों भाई भाई हैं, पड़ोसी हैं, हम ही से टूटा है, तो यहां भी आपको 210 रुपये 22-23 में था, अब 227 रुपया हो गया है। 227 रुपया याद रखिएगा। तीसरा जो डाटा हरियाणा, हमने जस्ट कहा कि 22-23 में 331 रुपये थे, जिसे बढ़ाकर यहां देखिए रेट से लिखा गया है 357 कर दिया गया है। 357 रुपये कर दिए गए, यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। राजस्थान में हमने कहा कि सबसे अधिक मनरेगा प्रतिशत वृद्धि में उनके मजदूरी में और कहीं हुआ है तो राजस्थान में हुआ है, और राजस्थान में 231 रुपये थे 22-23 में, अब बढ़ाकर 255 रुपये कर दिए गए, यह भी ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में हमने जस्ट अभी बताया कि 204 और 204 था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 22-23 में, जिसे बढ़ाकर 221 और 221 रुपये कर दिए गए हैं। तो यह टेबुलेशन क्लियर दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक की जानकारी हमने आपको मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के संबंध में बताया। और आपको पता ही है कि इस देश में आपको सोचना पड़ेगा कि हर जितने भी कार्य करने वाले जो लोग हैं, सभी कार्य का सम्मान होना चाहिए। चाहे एक व्यक्ति किसान क्यों ना हो, एक व्यक्ति स्वीपर क्यों ना हो, एक व्यक्ति शिक्षक क्यों ना हो, सभी कार्यों का मोल अनमोल है। उसके लिए काफी उसमें उनका, देश का, परिवार का योगदान होता है। तो किसी भी काम के प्रति आपको नजरिया बदलने की आवश्यकता है। यह नहीं सोचना है कि हमारा भाई बीए कर गया है, एमए कर गया है तो हम किसानी नहीं करेंगे। घर बैठने से अच्छा है कि को जो काम मिले उसे करना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी का आलम जो होता है बहुत ही कष्टकारी होता है। तो इसलिए काम पर भी फोकस रखिए। जो लोग स्टडी में हैं उनका मूल फोकस कहाँ होना चाहिए? आपका यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस भी होना चाहिए। बढ़ते हैं हम अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला जो न्यूज है, बिजली में किस किस सेक्टर का कितना हिस्सेदारी है। आपको पता ही है कि बगैर ऊर्जा भारत का विकास संभव नहीं है। यहां पे एक इससे और हो सकता है। सर क्या एग्री हो सकते हैं आप इस बात से कि बिजली में, तो एक इससे मेरे माइंड में आ रहा है कि एक इससे बन सकता है ऊर्जा ही भारत के विकास का आधार है। इस पर आपको इससे लिखना है। आप इस पर भी सोच सकते हैं, ध्यान रखना है, यहां भी आपको सोचना चाहिए। या ये हो सकता है कि जलवायु के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व, यह भी हो सकता है। सर हो सकता है कि नहीं? जलवायु परिवर्तन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व, ये भी सोच लीजिएगा। एक और लिख लिया जाए, इससे के दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के दौर में नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व, नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व। आप दोनों अपने कॉपी में क्या करेंगे? दोनों एस्से को ऐड कर देंगे। ये लिखा हुआ है, दोनों एस्से को क्या करेंगे कि ऐड कर लेंगे यहां तक। अब आते हैं कि टोटल ऊर्जा का जो एनर्जी है उसमें कितना टोटल एनर्जी क्या है, एक, और किसमें किसका कितना हिस्सेदारी और प्रतिशत, यह भी डाटा आपको याद रखना है। एक काम आप और कर लेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि जैसे अपन बिजली है तो यह कौन से राज्य का कितना योगदान है, इस डाटा को क्लियर और कर लेना चाहिए। या मैंने अभी डाटा लिखा है, थोड़ा सा आप लोग भी क्या करें कि इस पर रिसर्च कर लेने का काम करेंगे। तो अभी 31 जनवरी 2023 तक का हमारे पास डाटा है। डाटा क्या कह रहा है कि 31 जनवरी 2023 तक कुल बिजली उत्पादन जो है 4.11 लाख मेगावाट है, 4.11 लाख मेगावाट है।
बात समझ में आ रहा होगा। तो कोई पूछ दे आपसे कि 31 जनवरी 2023 तक भारत में कुल ऊर्जा का उत्पादन कितना हुआ है, तो बताना है कि 4.11 लाख मेगावाट है। पहला लाइन कंप्लीट हो गया। दूसरा, तो इसमें सबसे अधिक कोयला का योगदान है। तो कुल उत्पादन में आप देखेंगे कि 51% आपका कोयला से, यानी कि 2.116 लाख मेगावाट हम लोग कोयला से, एक नंबर पे कोयला। और सोचिए कि कोयला से निर्भरता और कोयला पर हम लोग रहेंगे तो क्या होगा कि जीवाश्म ईंधन धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, और यह जो है जलवायु के लिए काफी ही हानिकारक होता है। तो हर हालत में हम लोग को, हम सभी भारतवासी को और हमारे साइंटिस्टों को क्या करना होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा। हमें दुनिया के देशों के मुमताज नहीं रहना है, हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी को। और ये भी देखेंगे कि हमारे गार्जियन ने टारगेट भी रखा है, जो केंद्र की सरकार है, भारत सरकार और राज्यों की सरकार, सभी ने अपना लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किए हैं कि इतना मेगावाट हमारा जो है रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। यह ध्यान रखने की जरूरत। अब कोयला के बाद हम लोग चलते हैं कि इसमें गैस से कितना हो रहा है। तो गैस से आप देखेंगे, गैसों से जो कुल उत्पादन बिजली हम लोग कर रहे हैं उसमें 24.82 हजार मेगावाट है गैस से, यह भी डाटा याद रखिएगा। तीसरा कि परमाणु से, परमाणु का कितना योगदान है कुल बिजली उत्पादन में, तो बताना है कि सर 6778 मेगावाट। कितना हम लोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं, 6778 मेगावाट, यह भी ध्यान रखिएगा। अब नीचे चलते हैं कि भाई पनबिजली का कितना है। तो पनबिजली में जो है 46.85 हजार मेगावाट। कितना है पनबिजली से, 46.85 हजार मेगावाट पनबिजली से। तो एक चीज इसको यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे कि इसमें आप राज्यों को देख लेंगे, कौन कौन से राज्यों का योगदान पनबिजली में अधिक है, यहां पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला था कि रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान है हमारा 1.215 लाख मेगावाट, यह भी ध्यान रखिएगा। रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें परसेंटेज दिया है रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा का 29.53%। तो यह डाटा आप क्या करेंगे, इसी डायमेंशन में याद करते चलेंगे। इस तरह का कोई भी डाटा अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप उसको सॉर्ट आउट तो करेंगे ही, आप मेंस में और एसए में भी इस डाटा का प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं, कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं इसी डाटा से। अब कहा है कि कोयला आधारित कुल बिजली उत्पादन में कोयला आधारित 73.42% हिस्सेदारी कोयला आधारित संयंत्रों का है, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगला, नवीकरणीय ऊर्जा में जो हमारा प्रतिशत है वह है 12.36%, यह डाटा याद रखिएगा। अगला पनबिजली का हिस्सेदारी पूछे तो 10.73%, यह भी डाटा आपको क्या करना है, याद रखना है। यहां तक था कि मतलब बिजली में किस किस सेगमेंट का कितना मेगावाट था और कितना प्रतिशत था, तो यह डाटा हमने आपको काम का था, तो इसको लाने का काम किया। एक न्यूज था, जो बिहार के स्टूडेंट है एस्से लिख रहे होंगे, एस्से लिखने का अभ्यास करेंगे, तो एक छोटा सा डाटा था, हमारे दुखद डाटा है कि क्या हुआ है कि एक शराबी पिता ने कटिहार में, वो लड़की दिल्ली में ही रहती थी और उसकी शादी होने वाली थी, और उसने वही कमा के पूरे परिवार को चलाती थी, और शराब पीने का आदी है उसका पिता। और वह क्या किया, जब पैसा मांगा और उस गुड़िया ने क्या की कि उसे मना करने के कारण उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो याद रखना है कि यह समाज की कैसी विडंबना है कि बिहार का समाज कितना, मतलब पूरे समाज में कुछ ऐसे बैड एलिमेंट होते हैं जो कुछ न कुछ अलग तरह का कार्य करते रहते हैं। तो एक न्यूज था, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर इससे में पूछा जाए तो आप क्या करेंगे कि उसको, उस डाटा को आप दे सकते हैं कि यह भी दिखाई न्यूज में था कि मधेपुरा का एक व्यक्ति अपने बेटी की गोली मारकर हत्या इसलिए कर दिया क्योंकि उसने शराब पीने के लिए पैसा नहीं दी, दिल्ली में काम करती थी और उसका विवाह भी तय था। अब सोचिए कि घर में कमाने वाली जो लड़की है, बेटा के समान काम कर रही है, उसी को क्या किया कि गोली मार के समाप्त कर दिया। तो यह भी देखिए कितना दुर्भाग्य है, हमारा समाज कहाँ है, अभी हमें कितना आगे बढ़ने और सोचने की आवश्यकता है। एक और न्यूज था जो आपका न्यूज है ताइवान से रिलेटेड था, आईआर का न्यूज था कि ताइवान जो देश है, चाइना और ताइवान में हमेशा विवाद बना हुआ है, और आप देखेंगे कि भारत सरकार ताइवान को लेकर, ताइवान को जोड़कर
चीन के शक्ति को संतुलित करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि वेटिकन सिटी समेत 13 देश के मान्यता ही मात्र बचे हुए हैं, क्योंकि होंडुरास ने क्या किया है कि ताइवान से अपना संबंध विच्छेद करके तोड़कर चीन के साथ संबंध स्थापित करने, क्योंकि कहीं ना कहीं होंडुरास को पैसा का लालच होगा। चाइना जानते हैं कि चेकबुक पॉलिसी जारी करता है, वह बांग्लादेश के लिए भी करता है, नेपाल के लिए भी करता है और दूसरे देश के लिए भी करता है। तो हमेशा चीन को काउंटर करने के लिए उम्मीद किया जाए कि हम भारत में हर घर में एक साइंटिस्ट तो होना चाहिए, एक डॉक्टर होना ही चाहिए। तो जब आप लोग सशक्त और समृद्ध होंगे तो अपने बच्चों को, अपने भाइयों को इस प्रकार से शिक्षा दीजिए कि स्किल पूर्ण हो, वो उसके पास एक स्किल हो सकता है डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी तरह का छोटे स्किल या बड़े स्किल, तब जाके और स्किल पूर्ण मानव हम बनाते जाएंगे भारत में, तो निश्चित है कि हम दुनिया के किसी भी देश को टक्कर देने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि हमारी निर्भरता कम होते जाएगी और डॉलर जो हम खर्च करते हैं वो डॉलर भी हमें बचने लगेगा और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उस डॉलर का उपयोग भारत के अलग अलग क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, साइंस एंड टेक में करते जाएंगे और दुनिया या इन्वायरमेंट हो गया और दुनिया के देशों पर हम लोग क्या करेंगे कि लीडिंग करने का काम करेंगे और तब जाके हमारा देश क्या होगा, शक्तिशाली होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। एक और न्यूज था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, याद रखिएगा इनका नाम, ऑनलाइनर है, IMF के निदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो यह न्यूज आपके थे, आप हम लोग टोटल जो न्यूज देखे हैं 27 मार्च 2023 का। तो लास्ट में यही कहूंगा कि आपका जो हमने होमवर्क दिया है कि क्वेश्चन सेशन प्री का, तो आप उसे सॉल्व करेंगे और आंसर जरूर बताएंगे कमेंट में। जितने लोग जुड़े हुए हैं तब मानेंगे कि आप लोग सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर का जो दिल्ली टीम है उससे आप प्यार करते हैं, मतलब उनका लाभ ले रहे हैं। अगर आप आंसर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप टाइम पास कर रहे हैं, मैं यही मानूंगा। तो इसलिए आप आंसर कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं, पहला। दूसरा कि जो मेंस के लिए हमने क्वेश्चन दिया है उसका अभ्यास करते चले, और मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको एक फॉर्मेटिंग कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि एक आपको आइडिया मिल जाएगा और उसी आइडिया को लेते हुए आप लिखने का भी प्रयास करेंगे। एक एस्से का भी टॉपिक, हमने 4 टॉपिक बनाया है, उस टॉपिक को भी आप लिखते चले या हैंडल करते चले या फिर एक साथ नोट डाउन करते चले और उसके कंटेंट को इकट्ठा करते चलेंगे। यह भी लास्ट में कहूंगा कि उम्मीद है कि आपकी एनर्जी बरकरार होगी और आप क्या करें कि अपने एनर्जी को अच्छे दिशा में लगाएं, एक दिशा में लगाएं जो आपने टारगेट बनाया है, और टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए कि इस टाइम ड्यूरेशन में हम यूपीएससी क्रैक करेंगे, यूपीपीसीएस क्रैक करेंगे या बीपीएससी क्रैक करके जो वर्दी है और वर्दी का जो गर्मी है उसका फिल करने का काम करें एक संवैधानिक दायरे में। अब बात है लास्ट में कि सारथी फॉर सिविल सर्विस के जितने भी सुनने वाले स्टूडेंट हैं, प्लीज कृपया लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट तो करें ही। अगर आपको लग रहा है कि यह न्यूज आपके करियर के लिए उपयोगी है तो आपके आसपास में जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं आपसे, उन्हें भी शेयर करें और उन्हें सुनने के लिए प्रेरित करें, और प्रेरित करने के साथ साथ उन्हें भी कहें कि कृपया सारथी फॉर सिविल सर्विस दिल्ली मुखर्जी नगर के जो टीम है उसे सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने सेहत का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट दिन नए समाचार के साथ।